हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सैफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इंक्रीज होकर आए हैं। देखना कितना आसान कंसेप्ट है आपके पास। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है 13.2 के इंट्रो पार्ट में, वो देखते हैं। देखो, अपन एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही था अभी कि सर प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, ए आपको केस दे रखा है और बी आपके पास हो चुका है। अगर ऐसा है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये अपन इसमें पढ़ते हैं। सर इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, यही होता है। और इस केस में मैं कहूंगा पी बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी। अगर मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लूं फॉर्मूले के अंदर कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाओ मुझे, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर। तो सर एक नया फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास, पी बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ समझ में आया है क्या? ठीक है सर। अब इसी फॉर्मूले के अंदर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। सर क्या चेंज कर रहा हूँ? वो पता है कि सर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एक्चुअल में बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है क्या? हाँ सर होता तो है। एक मिनट रुको। बी इंटरसेक्शन ए होता है इक्वल, बिल्कुल होता है सर। तो जब ये दोनों केस आपके पास इक्वल इस तरीके से हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? एक मिनट। हाँ, ये दोनों केस इक्वल, तो सर एक कंडीशन और निकल के आ जाएगी हमारे पास। क्या? कि हम इसको ए इंटरसेक्शन बी जो हमने लिखा है, क्या हम उसको बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इस फॉर्मूले के ऊपर कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है सर, एक ये चीज समझ में आ गई है मुझे। सेकंड चीज सुनो। अब इसी तरीके से ऑल्सो अगर आपको ये दे दिया जाए बी इंटरसेक्शन ए, क्या कहा मैंने? बी इंटरसेक्शन ए, इसका फॉर्मूला क्या कहोगे आप? सर बी, सॉरी बी स्लैश ए, तो बी इंटरसेक्शन ए होगा इसका प्रोबेबिलिटी और अपॉन में आ जाएगा पी बी। को समझ में आया? ठीक है। यानी कि यहाँ जो आपने गिवन कंडीशन रखी वही डिनोमिनेटर में आएगी, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। आगे बात समझ में? इसकी कंडीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी कंडीशन चेंज करने से इफेक्ट पड़ेगा। तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर पी बी डॉट पी बी इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, चाहे इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख लो। यहाँ जो आपके पास आ रहा है ना कौन में जो चीज गिवन होती है, एक मिनट स्टिक कर दी मैंने यहाँ पर। ये नीचे आएगा यार, ए आएगा यहाँ, तो ये पी ए आएगा ये। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई कि आपको क्या करना है? आपको वही कुल मिला के डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे क्या इस चीज की वैल्यू पूछेंगे आपसे, बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप बी अपॉन ए कर देना और पी ए को उससे मल्टीप्लाई कर देना, या फिर बी अपॉन ए अपॉन बी करो तो बी से इसको मल्टीप्लाई कर दो उल्टे को। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी पूछे चाहे बी इंटरसेक्शन ए पूछे, आपको तो बस ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर गिवन कंडीशन ए है, प्रोबेबिलिटी ए से मल्टीप्लाई होगा। गिवन कंडीशन बी है तो प्रोबेबिलिटी बी से मल्टीप्लाई होगा। आगे बस समझ में? ठीक है। और हर एक कंडीशन के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो कंडीशन निकाली है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी कहती है। यहाँ तक क्लियर है एक चीज? ठीक है सर। दो कंडीशन गिवन हो जब आपके पास दो केसेस में दो इवेंट पे, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब सेकंड चीज सुनो। अब यही प्रोबेबिलिटी का रूल जो है मोर देन टू इवेंट्स पर आ जाए तो क्या होगा सर? कि भाई मेरे को सर ये तो पता लग गया कि अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी मांगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो मैं क्या करूंगा? पी ए गिवन डेट बी मल्टीप्लाई पी बी कर दूंगा। ठीक है सर। या फिर मैं कहूंगा पी बी गिवन डेट ए मल्टीप्लाई टू
ए कर दूंगा, ठीक है सर मैं ये कंडीशन कर दूंगा, यहां तक समझ में आ गई मेरे बात। लेकिन अगर यही कंडीशन आपके पास तीन केसेस में आ गई तो क्या करेंगे वो सुनो। अगर कंडीशन मान लो आपसे पूछ रहा है कि एक इवेंट ई इंटरसेक्शन दूसरा इवेंट इंटरसेक्शन तीसरा इवेंट, अब इन तीनों कंडीशन की निकाल के बताओ, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपको पहले फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले आपको किसकी निकालनी है, फर्स्ट वाले केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर उसका मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी से, यानी कि एफ। लेकिन उस कंडीशन में ये ध्यान देना है कि आपको जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन है आपके पास, वो क्या रखनी है, जो इससे पहले हो चुकी है। एफ से पहले प्रोबेबिलिटी ई की निकाल दी तो ई आपका गिवन केस हो जाएगा। और जो तीसरी केस होगा, तीसरा केस कितना आपका जी है सर, निकालनी है प्रोबेबिलिटी जी। लेकिन गिवन डेट कंडीशन क्या डालोगे, दोनों जो पहले हो चुकी हैं सर, दोनों पहले ई और एफ दोनों हो चुकी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है सर। अब एक चीज, जो ई इंटरसेक्शन एफ है उसको हम ई एफ लिख सकते हैं, एक नई चीज आई है यहाँ पर जनरेट होके। क्या है ये, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब आप ए बी भी बोल सकते हो उस चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बोलते हो ना, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो इसका एक नया फॉर्मूला बन गया देखो, पीई डॉट पी एफ स्लैश ई डॉट पी जी स्लैश ई एफ। बताओ समझ में आया। ऐसे अगर चार केस का निकालने को आ जाए तो बिल्कुल ठीक है, पहले ई लिखना, फिर यहाँ ई लिखना, इंटरसेक्शन एफ, अगले केस के अंदर ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन अगला वाला जो भी केस होगा ओ आर जो भी लिखोगे आप। समझ में आया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे आसान कंसेप्ट है, सच बता रहा हूँ। मोस्टली चांसेस रहते हैं 13.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को आने, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करें। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अगला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं अपन, इंडिपेंडेंट इवेंट का भी इसी के अंदर साथ में आ जाओ। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहता है, उसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी के इंट्रो पार्ट में, वही एग्जांपल समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा। 52 कार्ड्स दिए हैं और आपको ई एफ दो इवेंट दिए, ई इवेंट से कार्ड ड्रॉन इज स्पैड, आपको इस पता है स्पैड क्या होता है, ठीक है। और स्पैड कितने 13 होते हैं आपके पास, लाइक डायमंड्स 13 है, लाइक हर्ट 13 है, लाइक दैट ऐसा। कार्ड ड्रॉन इज एन एस। गिवन कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दी है कि दो कंडीशन निकालो, एक स्पैड की एक एस की। तो स्पैड वाली प्रोबेबिलिटी 13/52 और एस वाली कंडीशन 4/52। हर एक के अंदर एक एक का होता है, पता होगा ये। मतलब 26 आपके पास रैड होते हैं आई थिंक आप लोगों के, तो but ये आपके पास 26 होता है। इसमें फिर पार्टीशन होता है दो, स्पैड हो गया एक, मतलब हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, लाइक ऐसे हर एक के पास एक एक इक्का रहता है, तो वो ऐसे फोर आपके पास एस हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों का सॉरी, इन दोनों का आप मुझे जो है इंटरसेक्शन निकाल के बताओ। तो सर जो स्पैड है उसके अंदर भी एक आपका एस होगा, वो एस आपने वन ले लिया, टोटल 52, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंडीशन, आप मुझे निकाल के दिखा लो, ई स्लैश एफ गिवन डेट एफ वाली कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ये। अब आप इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे 1/52 है अपॉन, इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू कितनी है, वन। अब देखो ये 1/4 किसके इक्वल हो रही है, ये 1/4 किसके इक्वल हो रही है सर, 1/4 तो ये पीई के इक्वल हो रही है, बिल्कुल सर। यानी कि इसमें एफ का कोई रोल है क्या, नहीं है सर। यानी मैं अगर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पीई लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, लेकिन कब, जब एफ का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नॉट इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट जब नहीं पड़ रहा तो केवल ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, काम बन जाएगा। आया कुछ समझ में, ठीक है। वी से दैट द अकरेंस ऑफ इवेंट एफ डज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी ई के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं कर रही, कोई भी अग्रेंसी नहीं कर रही, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको इसको बोलते हैं, हम इस कंडीशन में हम बोलेंगे ई जो है, एफ जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एफ का कोई भी उस पर जोर ही नहीं चल रहा। आया समझ में, बिल्कुल सर। आगे देखो नेक्स्ट, इसी तरीके से एफ वाले केस में भी कर लो, इसका निकालोगे तो ये 1/13 ये एफ के इक्वल है। इसमें भी है कि भाई जो ई का जो इफेक्ट है वो एफ पर नहीं पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों चीज हो जाएगी तो इस कंडीशन में कहेंगे ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द अदर। एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया। एग्जाम्पल से यही आपको प्रूफ करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में 13.2 में सबसे आसान। इसी के लिए आपके दो डेफिनेशन दे रखी बुक में, वैसे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, यही है डेफिनेशन, तो कुछ नहीं है। अगर एफ और ई दो इंडिपेंडेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा पी एफ और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पीई, बस इतना ही है मेनली, ठीक है। डेफिनेशन के रूप में देख लो इनको, ई और एफ इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे कब, जब ये वाली कंडीशन पी एफ के इक्वल आ जाए, ये वाली कंडीशन इसके इक्वल आ जाए।
पीई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना, और यहाँ पर एफ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ गए? ठीक है सर। सेकंड थिंग, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बताई मैंने आपको, ए इंटरसेक्शन एफ है तो आप ई डॉट एफ अपॉन ई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ई अपॉन एफ है उसके लिए आप, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओनली पीएफ हो जाएगी। ठीक है, तो सर एक नया फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास, एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और आपको उसका उनके इंटरसेक्शन का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, तो आप डायरेक्टली पीई इंटू पीएफ कर सकते हो, बट ध्यान रखना वो इंडिपेंडेंट इवेंट होने चाहिए। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आसान है, पूरा चेन है साथ में। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी समझोगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट समझोगे, उसके बाद एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, दिस वन। एंड आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट हम सीधे एग्जांपल्स पे अटैक करेंगे और धुआंधार तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है वहां पे नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चंस तक पहुंचो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आपको आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से बन जाएंगे अगर आपने ये इंट्रोडक्शन पर अच्छे से समझ लिया। इसमें थोड़ा डाउट है तो फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लो, एक दो बार में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो बाय, चले कोई काम है, फटाफट से लेक्चर एंड हो चुका है, तो फटाफट से आप लाइक वाला बटन है उसको प्रेस करो, शेयर वाला बटन है उसको प्लीज यार शेयर करो। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आपके शेयर वाले अकाउंट्स वगैरह वहां पे आप शेयर कर दो सोशल मीडिया पे, और कमेंट के अंदर बताओ मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ से और कितना कितना सिलेबस तक पहुंच चुका है और क्या प्रिपरेशन चल रही है बच्चों की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय।